हेलो बच्चों, क्लास 12 और नीट और जेई का प्रिपरेशन करने वाले मैं उमेश कुमार, फिजिक्स फैकल्टी, आपके सामने आज नए सेशन के लिए 2023-2025 के लिए मैं नया वीडियो जारी कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमारा पहला चैप्टर जो है एनसीईआरटी के हिसाब से यदि हम चलेंगे तो ये आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है। ठीक है, तो आज का क्लास इंट्रोडक्टरी क्लास होगा, समझे? इसलिए आप हेडिंग लगाएंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन बहुत ही बेसिक से हम आपको बताएंगे, समझे? आप थोड़ा ध्यान से आप देखिएगा, जो मैं बताने जा रहा हूं आपको एकदम थोड़ा सा अलग लगेगा। ठीक है, लेकिन इससे क्या होगा कि आप चीजों को अच्छे से समझिएगा। तो हमारे यूनिवर्स में जितने कुछ मौजूद है उसको कलेक्टिवली एक नाम दिया गया जिसको हम बोलते हैं नेचर। ये हमारी बॉडी, ये फैन, ये रूम, ये हवा, ये पानी, आंधी तूफान, ये जो भी कुछ है ये सब क्या है? नेचर के अंदर ही आता है। ठीक है, तो बेसिकली हम फिजिक्स में क्या करते हैं? फिजिक्स में हम नेचर के स्टडी करते हैं और उस नेचर में जो भी फेनोमेना होता है, जो भी घटना होता है, उससे रिलेटेड लॉज के बारे में, नियम के बारे में हम स्टडी करते हैं। ये हमारा फिजिक्स में काम होता है। ठीक है, तो इस नेचर में क्या क्या है, नेचर के बारे में पढ़ते हैं तो मोटा मोटी इस नेचर में आप देखिएगा तो दो ही चीज है, या तो मैटर है या तो रेडिएशन है। जो कुछ भी है इस यूनिवर्स में या तो वो मैटर होगा या तो वो रेडिएशन होगा। ठीक है, इसके अलावा इसमें और कोई तीसरा चीज नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक लाइन लिखेंगे नेचर के बारे में कि नेचर क्या होता है। नेचर के बारे में मैं किताबी डिफिनेशन नहीं लिख रहा हूं, मुझे जो लगता है मैं वो डिफिनेशन दे रहा हूं उसमें। whatever in our universe are called नेचर। यानी इस यूनिवर्स में जो कुछ भी है तो सबको हम क्या बोलेंगे? नेचर। ठीक है, और नेचर के पास बेसिकली दो चीज है। ठीक है, तो इसमें आप ये लिख सकते हो इन नेचर एवरीथिंग are either matter और आप बोल सकते हैं रेडिएशन। इसके अलावे इस यूनिवर्स में कुछ भी नहीं है। हमारी बॉडी एक मैटर है, सूर्य से जो रोशनी आ रही है, बल्ब से जो रोशनी आ रही है वो रेडिएशन है। हीट जो हम महसूस करते हैं वो रेडिएशन है। तो इस यूनिवर्स में जो कुछ भी है या तो मैटर है या तो रेडिएशन है। ठीक है, जैसे हमारे हाथ में मार्कर है, ये व्हाइट बोर्ड है, फैन है, ये सब क्या है? मैटर है। ठीक है, तो इस नेचर का दो कैटेगरी आप समझ सकते हो। तो नेचर को हमने दो पार्ट में तोड़ दिया। पहला मैंने बोला मैटर और दूसरा हमने बोला रेडिएशन। रेडिएशन अभी मैंने जैसे बताया
सन से जो रेज आ रही है वो रेडिएशन है, हीट रेडिएशन है। ट्यूबलाइट बल्ब से जो रोशनी हमें मिल रहा है वो सारे क्या है, रेडिएशन। और मैटर ऐसा चीज हो गया जो स्पेस लेता है, ठीक है। तो इट है मास, शेप, साइज, वॉल्यूम। वॉल्यूम इसलिए कि क्योंकि ये स्पेस लेता है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात कि इट कैन अप्लाई फोर्स, इट कैन अप्लाई फोर्स, क्योंकि इसके पास मास है तो फोर्स लगा सकता है, ठीक है। एक और चीज होता है मैटर के पास, मास इसका एक कैरेक्टरिस्टिक हो गया, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक चार्ज भी होता है, ठीक है। तो मैटर के पास ये भी बोल सकते हैं कि इसके पास चार्ज भी होता है। क्या होता है, चार्ज। और मास और चार्ज ये दो ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जिसके कारण मैटर क्या करता है, फोर्स लगाता है, ठीक है। तो चूंकि मैटर के पास मास भी है, चार्ज भी है, इसीलिए बोल सकते हैं कि इट कैन अप्लाई फोर्स, इट कैन अप्लाई फोर्स। फोर्स लगा रहा है, मास है इसके पास, चार्ज है इसके पास, तो ये एक बात और होगा कि इट कैरी एनर्जी। यदि मैटर को हम फेंकेंगे उसके पास वेलोसिटी आएगा तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, उसका लोकेशन हम चेंज करेंगे, शेप चेंज करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा, ठीक है। तो इसके पास एनर्जी, एक एनर्जी कैरी करता है, ठीक है। रेडिएशन के पास क्या होता है, आप सनलाइट में रहते तो सनलाइट आपको फोर्स नहीं लगाता, आप जहां पे है वहां पे हिला नहीं पाता। बल्ब से जो रोशनी आता है उसके कारण आप कोई फोर्स महसूस नहीं करते, तो रेडिएशन फोर्स नहीं लगाता है, लेकिन एनर्जी कैरी करता है, क्योंकि हम जब सूर्य के रोशनी में रहते हैं तो हीट महसूस करते हैं, तो क्या हो गया, एनर्जी हो गया, ठीक है। तो रेडिएशन को हम बोल सकते हैं इट हैव नो मास, इट हैव नो मास, ठीक है। इसके पास मास नहीं होता है, नो मास बोल सकते, नो चार्ज बोल सकते। सो इट कैन नॉट अप्लाई फोर्स, रेडिएशन फोर्स नहीं लगाता, कैन नॉट अप्लाई फोर्स, बट एनर्जी कैरी करता है, क्योंकि जब हम सूर्य के रोशनी में रहते हैं तो हम गर्मी महसूस करते हैं, इसका मतलब हीट एनर्जी आ रहा है, तो बट इट कैरी एनर्जी, बट इट कैरी एनर्जी, ठीक है। तो ये आपका बेसिक बात हमने बताया, जो इस टॉपिक से बहुत खास रिलेटेड नहीं कह सकते, लेकिन ये स्टार्टिंग के लिए आपको यदि इसकी जानकारी है तो आप अच्छे से आगे चीजों को समझ सकते, ठीक है। अब आपको बताना है, हालांकि मैंने बता दिया कि फोर्स क्यों लगता है, तो कॉज ऑफ फोर्स हमारा अगला हेडिंग हो, फोर्स लगने का कारण क्या है। तो कॉज ऑफ, हमने हेडिंग लगाए कॉज ऑफ फोर्स, फोर्स का कारण क्या है। तो फोर्स लगने का कारण किसी भी मैटर में ऐसा दो कैरेक्टरिस्टिक है जिसके कारण वो फोर्स किसी पे लगा सकता है या फोर्स महसूस कर सकता है, और वो दो कैरेक्टरिस्टिक है, एक है मास और दूसरा चार्ज। कैरेक्टरिस्टिक कहने का मतलब कि किसी भी मैटर का ऐसा कैरेक्टरिस्टिक आप जिसको मेजर करते हो, जिसको आप नाप सकते हो, जिसको एक नंबर से आप बता सकते हो, वो कैरेक्टरिस्टिक आपको कहलाता है फिजिकल क्वांटिटी। तो मास और चार्ज ये दोनों क्या है, फिजिकल क्वांटिटी जो एक मैटर के पास होता है, ठीक है। तो ये जो फिजिकल क्वांटिटी है मास और चार्ज, यही फोर्स का रिस्पॉन्सिबल है, इसी के कारण ये किसी पे फोर्स लगाता है या फोर्स महसूस करता है। हाँ, ये है कि एक मास है तो दूसरे मास पे फोर्स लगाएगा, वो चार्ज पे फोर्स नहीं लगाएगा। एक चार्ज है तो दूसरे पे चार्ज फोर्स लगाएगा या दूसरे चार्ज की वजह से फोर्स महसूस करेगा। तो एक ही टाइप के कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, ठीक है। तो कॉज ऑफ फोर्स में हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ड्यू टू मास एंड चार्ज, ड्यू टू मास एंड चार्ज
A matter can apply or experience force। ठीक है, तो मास के कारण जो फोर्स होता है उसको अलग फोर्स बोलते हैं हम, और चार्ज के कारण जो लगता है उसको हम अलग बोलते हैं। तो मास के कारण जो फोर्स लगता है, फोर्स ड्यू टू मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। इसको बोला जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। मास के कारण जो फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अर्थ सन के चारों तरफ घूमता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। हम अर्थ पे चल पाते हैं ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। पेड़ से आम गिरता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो चूंकि सबके मास है तो मास है, इसलिए कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूं। ये मान लो एक मास है और ये दूसरा मास है, दोनों मास उस डिस्टेंस पे रखा हुआ है, मान लेते हैं इसके बीच डिस्टेंस आर है। तो मास हमेशा एक दूसरे मास पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है, रिपल्सिव नहीं लगाता, वो सिर्फ खींचता है अपनी तरफ। जैसे मार्कर को छोड़ देंगे तो ये अर्थ की तरफ जाएगा, यानी अर्थ इसको खींचेगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज कौन सा फोर्स होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है। और जितना मास m1 m2 पे लगाएगा उतना ही m2 m1 पे लगाएगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये फोर्स यदि F है तो ये भी F। इस फोर्स का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आता है G m1 m2 by r², जहां पे G कहलाता है आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये दो मास के बीच में लगने वाला फोर्स का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो एक तो हो गया ये फोर्स जो मास के कारण लगता है। ठीक है, दूसरा जो फोर्स लगता है वो चार्ज के कारण लगता है, और उस फोर्स को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स। तो ये था आपका पहला फोर्स जो मास के कारण लगा। सेकेंड फोर्स की हम बात करेंगे। तो बच्चों सेकेंड फोर्स जो लगता है वो चार्ज के कारण लगता है। तो हम सेकेंड पॉइंट में ये लिख रहे हैं कि ड्यू टू चार्ज द फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स। इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स। और ये इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला कूलम्ब ने दिया था, और उसने ग्रेविटेशनल फोर्स के आधार पे ही ये फोर्स का फॉर्मूला सोचा था। तो देखो, जो ग्रेविटेशनल फोर्स दो मास के बीच में लगता है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, यानी जो फोर्स हवा में लगेगा उतना ही डिस्टेंस पे, उतना ही दो मास को आप यदि वाटर में रखेंगे तब भी फोर्स उतना ही लगेगा। तो दो मास के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है they do not depends on medium between two masses। ठीक है, but force due to charge depending on medium between two charges। एयर में दो चार्ज के बीच में फोर्स अलग लगेगा, वाटर में रख देंगे तो उसी दो चार्ज को के बीच में जो सेम दूरी पे है उस पे फोर्स अलग लगेगा। ठीक है, तो ड्यू टू चार्ज द फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स। और ये जो गिवन है, ये मान लो दो चार्ज हमें मानना है यहाँ पे। ये चार्ज को मैंने बोला Q1, ये चार्ज को मैंने बोला Q2। चार्ज मैं बोल रहा हूँ, चार्ज की डिस्कशन हम आगे करेंगे। फिलहाल आप समझो कि चार्ज के कारण जो फोर्स लगता है उसकी बात कर रहा हूँ। तो चार्ज के कारण जो फोर्स लगता है वो अट्रैक्टिव भी होता है, रिपल्सिव भी होता है। ये कैसे होता है आगे बात करेंगे इस पे, लेकिन फिलहाल आप ये समझो दो चार्ज के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। यदि दोनों चार्जेस लाइक चार्जेस हैं, मान लो दोनों प्लस प्लस है, तो इसके बीच में फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव। ये इस पे इसको धकेलेगा, रिपल्सिव का मतलब धकेलेगा, तो ये इधर फोर्स लगाएगा, और Q2 इसमें इतना ही अपोजिट डायरेक्शन में इसको धकेलेगा तो ये फोर्स लगेगा। अब यदि दोनों चार्ज आपका नेगेटिव है, -Q1 और ये चार्ज है -Q2,
अभी भी लाइक चार्जेस है तो अभी भी फोर्स आपका ये रिपल्सिव ही लगेगा, ठीक है। लेकिन एक चार्ज मान लो आपका प्लस क्यू और दूसरा चार्ज आपका माइनस Q2 है, तो यहाँ पे फोर्स एट्रैक्टिव होगा। Q1 Q2 को अपने तरफ खींचेगा, Q2 Q1 को अपनी तरफ खींचेगा, लेकिन जितना फोर्स ये खींचेगा उतना ही फोर्स Q2 भी खींचेगा। तीनों सिचुएशन में यदि डिस्टेंस सेम है, चार्ज सेम है दोनों, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा, ठीक है। और वो फोर्स का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्रोडक्ट ऑफ चार्ज Q1 Q2 बाई r²। तो ये मीडियम कांस्टेंट आता है, परमिटिविटी कहलाता है, हम इसकी बात आगे करेंगे। तो मीडियम पे डिपेंड करता है। ये जो फोर्स का फॉर्मूला मैंने लिखा, इन वैक्यूम लिखा मैंने, अलग मीडियम होगा तो यहाँ पे मीडियम का परमिटिविटी आ जाएगा, तो फिर ये फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। तो इन वैक्यूम दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स ये है, जिसको हम इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं। तो आपको ये बात पिक्चर क्लियर हो गया होगा कि फोर्स लगने का मेनली क्या कारण है। दो ही कारण है, वो दो कारण उसी मैटर का दो कैरेक्टरिस्टिक है, जिसको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। तो वन कैरेक्टरिस्टिक को हम बोलेंगे मास और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक को बोलेंगे चार्ज। यही दो कारण है जिसके कारण कोई भी मैटर फोर्स लगाता है या फोर्स एक्सपीरियंस करता है। हाँ, ये है कि एक चार्ज है तो दूसरे चार्ज पे ही फोर्स लगाएगा या दूसरे चार्ज की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। एक चार्ज एक मास की वजह से फोर्स न लगा पाएगा न एक्सपीरियंस करेगा। तो मास पे फोर्स लगाएगा, चार्ज पे लगेगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक नोट कीजिए, फिर आगे कुछ और बातें करते हैं। अब हम जो पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, ये सब के सब किसके पार्ट है? तो ये सब के सब जो पार्ट है वो कहलाता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फिजिक्स का वो ब्रांच है जहां पे हम चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे, चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, चार्ज का एप्लीकेशन, चार्ज के कारण क्या क्या फेनोमेना होता है उसकी स्टडी हम यहाँ पे करेंगे। तो इसका हम स्टेटमेंट ये दे सकते हैं, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स where we study about charge, its property and its effect। इफेक्ट का मतलब हो गया कि आप एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे, चार्ज के कारण कौन कौन सा एप्लीकेशन होता है, ठीक है। तो ये ब्रांच जो है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स वेयर वी स्टडी अबाउट चार्ज, इट्स प्रॉपर्टी एंड इट्स इफेक्ट, दैट इज एप्लीकेशन, ठीक है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये ब्रांच आपको कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को क्लासिफाइड किया गया है चार्ज के स्टेट ऑफ मोशन के आधार पर, क्योंकि चार्ज का स्टेट ऑफ मोशन यदि अलग है तो वो अलग अलग बिहेव करता है। तो वो कितने तरह से बिहेव कर सकता है? तो चार्ज का स्टेट ऑफ मोशन क्या क्या हो सकता है? चार्ज आपको रुका रह सकता है, यानी चार्ज रेस्ट में हो सकता है। चार्ज आपका कांस्टेंट स्पीड से मूव कर सकता है। चार्ज आपका एक्सेलरेट कर सकता है, यानी उसका स्पीड चेंज हो सकता है। तो चार्ज जब रुका रहता है तो वो अलग बिहेवियर शो करता है। चार्ज जब कांस्टेंट स्पीड से चलता है तो वो अलग बिहेवियर शो करता है, और चार्ज जब एक्सेलरेट करता है तो वो फिर अलग बिहेवियर करता है।
तो 3 स्टेट ऑफ मोशन होता है किसी भी चीज का, तो वैसे ही चार्ज का भी है, और तीनों स्टेट ऑफ मोशन में वो अलग अलग बिहेवियर करता है। तो ये हम तीनों चीज पूरे 12th क्लास में हम पढ़ेंगे, एंड तक में जाएगा ये, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म is classified on the basis of state of motion of charge, ये हम आगे पढ़ेंगे इसमें कि चार्ज जब मूव करता है तो उसके चार्ज के वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मास पे फर्क पड़ता है। लेकिन चार्ज यदि आपके पास 2 कूलम का है, उसका स्पीड कुछ भी दे दो, उसमें 2 कूलम ही रहेगा। तो ये स्पीड ऑफ चार्ज बॉडी से इंडिपेंडेंट है, लेकिन मास चेंज होता है, वो हम आगे बात करेंगे इसका कि स्पीड का क्या इफेक्ट मास पे होता है और चार्ज पे होता है। फिलहाल आप ये समझिए चार्ज चेंज होता है यदि आप स्पीड में, चार्ज चेंज नहीं होता है आप स्पीड चार्ज बॉडी का कुछ भी हो, ठीक है। तो इसको 3 पार्ट में तोड़ा गया। तो पहला जो पार्ट है जिसको आप बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यहां पे हम अलग से बात करेंगे इस पे, इतना आप समझिए कि here we study charge at rest, इसकी स्टडी हम यहां पे करने वाले हैं, ठीक है। तो चार्ज की स्टडी हम यहां पे करेंगे जब वो रेस्ट में रहेगा, ठीक है। और यहां पे ये बनाएगा इट मेक ए फील्ड कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम कैपिटल ई से डिनोट करेंगे। और चूंकि चार्ज रुका हुआ है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम बदलने के साथ फील्ड नहीं बदलेगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम का फंक्शन नहीं होगा। टाइम बदलिएगा तो ऐसा नहीं है कि उस चार्ज का फील्ड बदल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक। दूसरा है आपका मैग्नेटिज्म को हम ये भी बोल सकते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये दोनों चीज तब होता है जब चार्ज कांस्टेंट स्पीड से चलता है। तो यहां पे हम क्या पढ़ेंगे, here we study about charge which moves with constant speed, कांस्टेंट स्पीड से जो चार्ज मूव करेगा उसकी स्टडी करेंगे। और इट मेक, ये बनाएगा क्या, इट मेक ए फील्ड कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो कांस्टेंट स्पीड से जो चार्ज चलता है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ठीक है। और चूंकि चार्ज कांस्टेंट स्पीड से फ्लो करता है, मैग्नेटिक फील्ड को हम B से डिनोट करेंगे। तो B भी यहाँ पे फंक्शन ऑफ टाइम नहीं होगा, टाइम के अकॉर्डिंग B चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया चार्ज का दूसरा इफेक्ट। जब वो रुका हुआ था तब ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, जब वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो कौन सा फील्ड बनाया, मैग्नेटिक फील्ड, और वो भी टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, ठीक है। तीसरा जो इसका टाइप्स है उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो आज के मॉडर्न युग में आपके मोबाइल में जो सिग्नल जाता है
ये जो हीट होता है, ये सब के सब क्या है, सूर्य से जो रोशनी आता है, बल्ब से जो रोशनी आता है, ये सब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, समझे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कब बनता है, तो तीसरा टाइप है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसको हम शॉर्ट में बोला करते हैं EMW। तो यहां पे आप पढ़ेंगे ऐसा चार्ज जो एक्सीलरेट करता है, यानी जिसका स्पीड बदलता है। तो here we study about accelerated charge। जो चार्ज एक्सीलरेट कर रहा है, यानी जिसका स्पीड बदल रहा है, उसकी स्टडी करेंगे। और एक्सीलरेटेड चार्ज दोनों फील्ड साइमल्टेनियसली बनाता है, एक साथ बनाता है। तो इट मेक बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड simultaneously and it also move। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों बनेगा। तो E क्रॉस B लिखा जाता है, और ये प्रोपेगेशन कांस्टेंट के बराबर होता है। P प्रोपेगेशन कांस्टेंट का मतलब हुआ जिस डायरेक्शन में वेव चलेगा उसको हम बोलेंगे P, प्रोपेगेशन कांस्टेंट हम बोलते हैं। तो इसमें देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड, और चार्ज एक्सीलरेट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी फंक्शन ऑफ टाइम होगा, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड भी फंक्शन ऑफ टाइम होगा। तो टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये दोनों फील्ड आपका चेंज होगा, ठीक है। अब इसका एक हम वेव फॉर्म आपको बताते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्चुअली कैसा होता है, उसका वेव फॉर्म आप समझिए। इसमें ये तीनों बात काम करेंगे डिस्कस। तो इसमें एक बात और समझना है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और P दोनों होता है परपेंडिकुलर, तीनों। E परपेंडिकुलर टू B, B परपेंडिकुलर टू P, तीनों के बीच में एंगल होता है 90 डिग्री का। आपस में दोनों के बीच में क्या होता है, E और B के बीच में भी 90, B और P के बीच में भी 90, E और P के बीच में भी 90। यानी यदि इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड y डायरेक्शन में, और वेव चलेगा आपका z डायरेक्शन में। अब ये समझ सकते, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड और ये x डायरेक्शन, और ये y डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, और प्रोपेगेशन क्या हो गया, ये हो गया x, ये हो गया y, ये z डायरेक्शन में आपका क्या चलेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो उसको यदि हम बनाना चाहे उस वेव फॉर्म को, तो हम कैसे बना सकते हैं। तो देखिए ये हमने मान लिया 3 एक्सिस सबसे पहले, ठीक, ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस, और ये हो गया z एक्सिस। इसको हम मान लेते हैं x एक्सिस, और इसको मान लेते हैं हम z एक्सिस। ये तीनों एक्सिस क्या है, आपस में परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेव फॉर्म बनेगा इस टाइप से बनेगा। ये चलते रहेगा, ठीक है। ये आपका z डायरेक्शन है, और मैग्नेटिक फील्ड का वेव फॉर्म ये बन गया, ये नीचे से आप बना लीजिए, ये चल रहा है। अब देखिए इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वेव फॉर्म है, ये ब्लैक वाला क्या है,
आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये ब्लू वाला क्या है, ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो ऑक्सीलेट करेगा वो अलोंग एक्स एक्सिस, तो अलोंग एक्स एक्सिस आप कैसा बना सकते हो वेवफॉर्म, ठीक है। तो थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में हम ले लेते हैं और मैग्नेटिक फील्ड ये ऊपर, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये जो है वेवफॉर्म, ये बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। नेगेटिव साइकिल में नीचे की तरफ वो ऑक्सीलेट करेगा, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ब्लैक वाला इलेक्ट्रिक फील्ड। इस टाइप से ये बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड का वेवफॉर्म। देखिए अब वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगा। तो इस टाइप से आप वेवफॉर्म बना सकते हैं, एक्स के पैरेलल आप ये एरो बनेंगे, ठीक है। ये तो इस टाइप से मैग्नेटिक फील्ड ऑक्सीलेट कर रहा है। इसमें बनाएंगे तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन ये बनेगा, इस टाइप से आपका मैग्नेटिक फील्ड ऑक्सीलेट करेगा, ये हो गया इस टाइप से, इस टाइप से। तो आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में ऑक्सीलेट कर रहा है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में ऑक्सीलेट कर रहा है, और वेव चल रहा है जेड डायरेक्शन में। ये इसका प्रोपेगेशन यानी पी का डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से ये हो गया पी, इधर हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड बी, ठीक है, और इधर हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ ई। तो ये होता है वेव फॉर्म, हो गया ये आपका वेव फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव EM डब्ल्यू। तो ये पूरी जानकारी हमने आपको इंट्रोडक्शन की क्लास में दी आपको, ठीक है। और हम कल आज क्लास बच्चों यहीं पे रोकते हैं, ये इंट्रोडक्शन क्लास था, तो आज के लिए ये इतना ठीक है। कल के क्लास में हमारा जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ये जो टॉपिक है इसमें चार्ज रुका हुआ रहेगा, यानी हम रुके हुए चार्ज की स्टडी करेंगे। इसीलिए बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, समझ गए। तो फर्स्ट टू टॉपिक्स जो होगा आपका वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसमें रुके हुए चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। पहले चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड के बारे में यहाँ पढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर जो आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, तो वो भी हम रुके हुए चार्ज के बारे में ही पढ़ेंगे। तो पहला दो टॉपिक आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक है, यानी रुके हुए चार्ज की स्टडी करना है। तीसरा जो चैप्टर आएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी, वो आपको वहां पे चार्ज कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा, तो वो चलता हुआ चार्ज होगा। और सबसे लास्ट में जो आएगा आपका वो आएगा एक्सीलरेटेड चार्ज के बारे में पढ़िएगा, जो टॉपिक है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये आपका सिनेरियो है इसका कि आगे क्लास कैसे आपको बढ़ेगा, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखिएगा, आपका दिन शुभ हो। और यदि आपका वीडियो किसी न किसी तरह से आपको यदि लग रहा है कि हमें कुछ दे रहा है, जहाँ भी आप ट्यूशन पढ़ रहे हैं वहाँ से कुछ एक्स्ट्रा चीज आपको लग रहा है कि हमको सीखने को मिल रहा है, तो इस चैनल को जरूर प्रमोट कीजिए। इसके लिए आप सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। हमारा चैनल है यूवी फिजिक्स दरभंगा, यूवी फिजिक्स दरभंगा, आप ये सर्च करेंगे आपको ये चैनल मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए बाय, टेक केयर।